हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। एक बार से पुनः मैं आपका स्वागत करूंगा। पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 को पूरी तरह से पढ़कर समझा था और उसके सभी पॉइंट्स, सभी में मुख्य बिंदु को हमने समझा और देखा था वीडियो के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और जहां आपको नोट करने की ज़रूरत होगी वहां आपको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? अब मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको अच्छी तरह बताया आवास क्या होता है। किसी भी स्थान जहां जीव जंतु रहते हैं वहां के परिवेश को उनका आवास स्थान कहते हैं, या किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। आवास का अर्थ होता है निवास स्थान या एक घर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवास। दूसरा प्रश्न है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो कैक्टस जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो कैक्टस किस प्रकार अनुकूलित होता है मैंने आपको बताया था। देखिए, कैक्टस का पौधा होता है नंबर 1, उसमें जो है उसका जो तना होता है वह गूदेदार होता है, ठीक है, नरम होता है और जिसमें वह पानी को संचित रखता है और पानी की वेस्टेज को रोकता है। तो मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है तो पौधे जो है पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं। दूसरा, उसके शरीर में या कैक्टस में पत्तियां नहीं होती, पत्तियां होती हैं पर कांटों के रूप में होती है, कंटीली पत्तियां। तो जब कांटे होते हैं तो इनमें से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, यानी पानी की हानि बहुत कम होती है। तो इस प्रकार भी यह अपने आप को पानी के नुकसान से बचाते हैं। तीसरा, इनकी जड़ें जो है ज़मीन में बहुत नीचे तक होती हैं और अत्यधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेती हैं। तो इस प्रकार मरुस्थल में कैक्टस अपने आप को जीवन यापन के लिए अनुकूलित रखता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास में रहने योग्य बनाते हैं डैश डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। तो उनको बोलेंगे हम अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन। दूसरा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को डैश डैश आवास कहते हैं। अब दूसरा क्या है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को डैश डैश आवास कहते हैं। कौन सा आवास कहते हैं? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास। ठीक है, चलिए अगला, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास। क्या कहते हैं? जलीय आवास। चलिए उसके बाद घ पे, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के लिए डैश डैश घटक हैं। कौन से घटक हैं? अजैव, क्योंकि ये है मृत। तो मैंने क्या कहा था आपको, कुछ घटक होते हैं जीवित उनको जैव कहते हैं और कुछ होते हैं मृत उनको अजैव कहते हैं। तो ये होते हैं अजैव घटक। इसके बाद आता है आपका, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया देते हैं उनको क्या कहते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन। मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसे घटनाएं जिनके प्रति हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं, उनको उद्दीपन कहते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन से निर्जीव है, कौन से सजीव है? हल है निर्जीव। छत्रक है। छत्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है। छत्रक होता है आपका जो सेवा, उसका खूक होता है हमारा मशरूम की तरह, वो होता है। तो छत्रक आपका एक जीव हुआ। तो हमने ढूंढना है निर्जीव वस्तुएं, तो मैं निर्जीव की बात करूंगा। निर्जीव में देखिए, पहला हल निर्जीव है, सिलाई मशीन निर्जीव है, रेडियो निर्जीव है, नाव निर्जीव है और बस हल, सिलाई मशीन, रेडियो और नाव, ये 4 ही निर्जीव है, बाकी सभी जीवित हैं। तो ये भी आपको पता लग गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए
जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हों। कोई ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण देना है जिसमें दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा है? इसका उदाहरण क्या होगा? बस एवं मशीन। कोई भी मशीन, बस, ठीक है, बस को पता है आपको। अब बस में जब आप ट्रैवल करते हो तो वो गति करती है कि नहीं करती है? करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बस भी क्या है? एक निर्जीव है, लेकिन सजीवों के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें गति है। दूसरा है मशीन। तो मशीन, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, मशीन, ठीक है। अब मशीन चाहे वो आपकी घास काटने की मशीन है, चाहे आपकी रोटी बनाने की मशीन है, चाहे आपकी आटा गूंथने की मशीन है, चाहे आप आटा पीसने की मशीन है, कोई भी मशीन है, जब वो गति कर रही है तो इट मीन्स वो भी गति कर रही है। तो गति जो है सजीवों का तो लक्षण है। तो इस प्रकार जो है ये दो चीज़ें हैं, बस और मशीन। वैसे तो बहुत सारी कार भी हो सकती हैं, तो हमने कोई दो देनी है, तो दो आप दे सकते हैं, बस और कार, बस और मशीन आदि। प्रश्न नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? इसका मतलब है इनमें से सभी निर्जीव वस्तु दी है पर पहले सजीव का अंश थी या सजीवों से यह प्राप्त होती है। तो मक्खन है, मक्खन कहाँ से मिलता है? दूध से। तो दूध कहाँ से मिलता है? गाय से। तो गाय कैसी है? जीवित। तो मक्खन क्या हुआ? सजीव का अंश था, यानी गाय का अंश था। चमड़ा, चमड़ा कहाँ से मिलता है? गाय की खाल से। तो गाय क्या होती है? जीवित। तो मतलब चमड़ा भी सजीव का अंश था। मिट्टी, मिट्टी नहीं है, मिट्टी निर्जीव है। ऊन, ऊन मिलती है बकरी से, बकरी होती है जीवित। बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब भी नहीं है। उसके बाद खाद्य तेल, खाद्य तेल कहाँ से मिलता है? वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, ठीक है। जैसे आपकी सरसों है, सरसों का तेल होता है, तो सरसों का पौधा जीवित होता है। इसके बाद नमक, नमक मिलता है हमें पानी से, समुद्र के पानी से, तो इसका मतलब ये निर्जीव है। सेब, आपको पता है सेब के पेड़ से मिलता है, तो पेड़ क्या है? जीवित है। रबड़ भी हमें पेड़ से मिलता है, तो ये भी आपका जीवित है। तो इस प्रकार से है ये निम्नलिखित वस्तुएं इनमें से जो सजीवों के अंश थी वो है मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब और रबड़। तो ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सजीवों के विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। अब मैंने आपको पढ़ाए थे, चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताए थे सजीवों के 4-5 लक्षण बताए मैंने, उनमें से 2-3 लिखेंगे काफ़ी है। तो चलिए, पहला लक्षण क्या है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक हो गया? पहला है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होगा? सभी सजीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और उत्सर्जन करते हैं। सभी सजीव सांस भी लेते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। तीसरा पॉइंट, सभी सजीव अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, उद्दीपन के प्रति। बताया था मैंने आपको, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। चौथा, सभी सजीव बढ़ते हैं यानी वृद्धि करते हैं, गति करते हैं और प्रजनन करते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए प्रश्न नंबर 7 के भी। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? अब देखो, इन्होंने संकेत दिया है घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये जो संकेत दिया है, हमने इसी के आधार पर इसका उत्तर देना है। घास के मैदानों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पहली बात तो इसमें दी है घास स्थल में आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या कम होती है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, देखिए, घास के मैदान में पेड़ और छिपने के लिए स्थान कम होता है, जो कि इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो जानवरों को, जैसे शिकारी जानवरों को, शेर, चीता, बाघ, भेड़िया आदि को अपना शिकार करना पड़ता है। ठीक है, तो इन शिकारियों से बचने के लिए जानवरों को तेज गति की आवश्यकता होती है। जैसे हिरण है, हिरण को इनसे बचने के लिए बहुत तीव्र गति की आवश्यकता होती है ताकि वो भाग सके इनसे, क्योंकि ये शिकार करेंगे तो कहीं छिपने की जगह तो होती नहीं, सिर्फ भाग ही सकते हैं, इसलिए इनको तीव्र गति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार जो है बच्चों, पाठ 9 इसका भी आपका उत्तर, प्रश्न उत्तर हमने पूरे कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इस चैप्टर को हमने इसी वीडियो के साथ पूरा किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो
आप इस वीडियो को बीच में पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा इसको रिवाइंड कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।